बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। अच्छा, इससे पहले कि हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करें, कुछ फजूल सी 1 मिनट की बातें आपको मेरी सुननी पड़ेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये टॉपिक शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई आपके लिए बनाया जा सके। तो देखिए, कूलम्स लॉ की वीडियो 3 साल पहले मैं अपलोड करके आ चुका हूँ, ठीक है। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो मसला ये हुआ था कि इसमें जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जब ये वीडियो मैंने बनाई थी तो इसमें माइक नहीं था, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो थी और इसमें मेरे पास माइक नहीं था, जिसकी वजह से आवाज़ का इशू आ रहा था जो भी सुनने वाले थे उनको। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर इसको दोबारा बना दें, सर इसको दोबारा बना दें, क्योंकि उसमें आवाज़ का बहुत ज़्यादा इशू था। तो इस वजह से आज हम इस वीडियो को दोबारा से बनाने वाले हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हर टॉपिक की, हर लॉन्ग क्वेश्चन की, हर शॉर्ट क्वेश्चन की, हर न्यूमेरिकल की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कूलम्स लॉ मैंने सोचा दोबारा से बना ही दे। एक चीज़ तो ये, उसके बाद इस चैप्टर की मज़ीद वीडियो थी, फील्ड लाइंस, फील्ड्स ऑफ फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ये भी थोड़ी सी ब्लर थी और जो है ना, इसमें जूम इन आउट बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि कैमरा मैंने फोकस नहीं था किया हुआ। वो दोबारा से मैं बना चुका हूँ और बेहतरीन किस्म की दोबारा से मैंने बनाई है। वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप उनका न्यू वर्जन देख सकते हैं, ठीक है। एक कूलम्स लॉ की वीडियो का मसला आ रहा था, मैंने सोचा ये भी दोबारा बना ही दे। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या? देखिए, ये वाला लेक्चर बीएस फिज़िक्स वालों के लिए भी है, उसके बाद एमटी कैड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, लेकिन स्पेशली उनके लिए जो सेकंड ईयर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो देखते हैं हम आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे। हर एक चीज़ बताएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, फोर्सेस किस तरह से आपस में इंट्रैक्शन ऑफ जो चार्जेस है किस तरह से होता है, के क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कि सीजीएस में के की वैल्यू क्या है, एसआई में के की वैल्यू क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास की कितनी होती है, वाटर की कितनी होती है, और पता नहीं क्या क्या हम इस लेक्चर में सारा कूलम्स लॉ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो 2 से 3 मिनट सक्सेसफुली ज़ाया करने के बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ, एक साइंटिस्ट आया था चार्ल्स आंगस्टन डी कूलम। चार्ल्स आंगस्टन डी कूलम, ये एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि हाउ द चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि चार्जेस आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो चार्जेस के बारे में डिस्कस करती है। कौन से? जो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चार्जेस कौन से, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। 2 नेगेटिव चार्जेस हों वो भी आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। 2 अपोजिटली चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस हों, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इतनी बातें तो हमें पता थी। मसला कहाँ पर आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि अगर ये 2 अपोजिट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितनी फोर्स से कर रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमें नहीं था पता। कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालने का तरीका नहीं था पता। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमें बताया कूलम्स लॉ ने, कि ये 2 चार्जेस हैं, आपस में कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेम चार्जेस लाएंगे तो ज़ाहिर रिपेल करेंगे, तो कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, वो हमें बताया था किसने, चार्ल्स आंगस्टन डी कूलम ने। तो इस वजह से उसने अपने नाम पे इसको रख दिया कूलम्स लॉ। अच्छा, किस तरह से बताया था, क्या कुछ बताया था, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास ना 2 चार्जेस हैं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं। मान लो हमारे पास ये चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है, और ये चार्ज है हमारे पास ये Q2 चार्ज है, ठीक है। और मान लो ये जो चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव है, और ये जो चार्ज है ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि हम इसमें ना पॉइंट चार्जेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्जेस यूज़ करते हैं, और ऐसे चार्जेस यूज़ करते हैं जो स्टैटिक चार्जेस हों, मतलब रुके हुए चार्जेस हों। तो इससे पहले कि हम फोर्स को डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं।
देखिए पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं कि जिनका अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन चार्जेस के साइज से बड़ा हो तो उन चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। नहीं समझ आई? अब ये देखें हमारे पास ये इतना चार्ज है, इस चार्ज का साइज कितना है? इतना है। अब इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना है? इतना ज़्यादा। तो डिस्टेंस इन दो चार्जेस के दरमियान में r है, ठीक है, दोनों के सेंटर से मेजर करते हैं। एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक वो डिस्टेंस कितना है? r है। और ये जो डिस्टेंस r है ये इन चार्ज के जो साइज़ हैं उससे क्या है? बड़ा है। तो अब हम इनको क्या कहेंगे? अब ये क्या है? पॉइंट चार्जेस है। ऐसे ना, अगर नहीं समझ आइए, ये छोटू सा चार्ज, ये छोटू सा चार्ज, अब देखिए ये इनके साइज़ कितने छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना ज़्यादा बड़ा है इन दोनों के चार्जेस के दरमियान में। तो ये डिस्टेंस अगर इन दो चार्जेस के साइज़ से बड़ा हो तो इन दोनों चार्जेस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। ओके हो गया। इसको हम रेज करते हैं क्योंकि हम अपना बोर्ड गंदा करना नहीं चाहते। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? स्टैटिक है, तो जाहिर सी बात है ये रुके हुए चार्ज हैं। ओके हो गया। उसके बाद दोनों क्या हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक Q1 है, एक Q2 है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो r है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कूलम साहब ने हमसे क्या फरमाया था। देखो अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमारे पास ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास चार्जेस हैं वो इस तरह से रिपेल होंगे, इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे लगेगी, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो कितनी तेज़ी से फोर्स लगेगी, कितनी वो फोर्स लगेगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैसे फाइंड करें? कूलम ने कहा था कि ये जो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है, कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके हो गया। फिर से देखें, जितना इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी। मसलन फॉर एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ज भी 1 कूलम है, ये चार्ज भी 1 कूलम है। अब ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूँ मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर ऑपोजिट होकर ज़ाहिर अट्रैक्ट करेंगे। अब ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, अब कैसे रिपेल करेंगे? ऐसे। लेकिन अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ, मैं इसको भी 4 कूलम कर दूं, मैं इसको भी 4 कूलम कर दूं, तो देखो अब जाहिर सी बात है इनका जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया है। अब ये जो ऐसे रिपेल कर रहे थे अब ये ऐसे नहीं करेंगे, अब ये ऐसे रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो फिर हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इनमें वो बढ़ जाएगी। ये पहली बात बताई थी कूलम्स ने। ओके हो गया। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर ना उसने ये नहीं कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, या उसने ये नहीं कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के। ये गलत है, उसने ये हरगिज़ नहीं कहा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर हमारे पास इसका मान लें मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, इसका मैग्नीट्यूड है 4 कूलम, तो बताओ हमें दोनों में से ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा? ठीक है, क्या Q1 Q2 पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा? ठीक है, मान लो इसका 2 कूलम है, इसका 4 कूलम है, तो याद रखो कि दोनों एक दूसरे पे एक जितनी फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के, हम कह रहे हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। अगर ये 2 है ये 4 है तो 2 फोर्स का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो म्यूचुअल फोर्स बीच में कितनी होगी? 8। अच्छा, अगर मैं इसको 4 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 2, फिर भी 4 2 8 ही आएगा। तो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की। ओके हो गया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ के दोनों में से कौन सा किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे एक जैसी फोर्स लगाएंगे। अगर ये 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये भी 2 न्यूटन लगाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 पे। इस पर और भी डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फोर्स पे वो जो रेशो 1 वगैरह आती है, और डिफरेंट MCQs डिस्कस करेंगे MD-CAT के रिस्पेक्ट से, लेकिन वो आगे जाके इंशाल्लाह। ठीक है, अभी अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह लास्ट में जाकर इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं।
अच्छा, एक और उसने बात की थी, F जो हमारे पास फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब कई बच्चों को ये स्क्वायर ही नहीं समझ आता कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का क्या मतलब है। देखो, अगर ना हमारे पास ये चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, मान लो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। और ये जाहिर सी बात है, ये जो दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे किसी फोर्स के साथ, ठीक है। फोर्स का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं इनका डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दूं तो फोर्स कितनी कम होनी चाहिए? क्या 2 गुना कम होनी चाहिए? नहीं। अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे तो ये तो लाजमी सी बात है कि फोर्स कम होगी, क्योंकि यहाँ पर है तो ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करेंगे, यहाँ पर है थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिपल्शन होगी, तो ये तो पक्की बात है कि फोर्स कम होगी। लेकिन जब हमने डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर किया है, मतलब डिस्टेंस दोनों के दरमियान में डबल कर दिया है, तो फोर्स जो है वो डबल कम नहीं होगी, बल्कि फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देख के ये फार्मूला बनाया गया है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में जब इनका डिस्टेंस 3 गुना किया गया, मतलब पहले 1 मीटर था, फिर 2 मीटर किया, फिर 3 मीटर किया गया, तो अब फोर्स को 3 गुना कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, फोर्स 3 गुना कम नहीं हुई, बल्कि फोर्स 9 गुना कम हो गई। तो इस वजह से जब इसका फार्मूला बनाया गया तो उन्होंने कहा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके हो गया कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी? फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान में अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे तो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसको देख के हमने ये फार्मूला बनाया है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F डायरेक्टली पोर्शन है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या मैं, जाहिर सी बात है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो दो चीज़ें आती हैं, एक इज इक्वल टू का साइन आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? F इज इक्वल टू, एक तो इज इक्वल टू का साइन और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन सा आएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास K क्या है? ये K है कूलम्स कांस्टेंट। ज़ाहिर है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका कोई ना कोई नाम तो होगा, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसी तरह ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। ओके हो गया? तो ये हमें कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। मेन बात इसकी ये है, आगे वाली जो बात है वो इंशाल्लाह बाद में करते हैं, बाद में नहीं, मतलब इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद करते हैं। अब कई बच्चे ना इस डेफिनेशन को, इसकी डेफिनेशन को याद करने लग पड़ते हैं। भाई याद ना करो, सिर्फ एक दफ़ा समझ लो और समझ के माइंड में बिठा लो कि वो क्या कह रहा है। खुद ब खुद आप ऐसे खुद से डेफिनेशन लिख सकते हो, और सारी की सारी डेफिनेशन इस फार्मूला के अंदर है। जैसे कैसे कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The force between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them is called कूलम्स लॉ। ये हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही लिखनी होती है, उसके बाद ये बाकी बातें आती हैं। उसके बाद लास्ट इज द फोर्स एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। अब ये देखो, याद रखिए कि ये जो फोर्स एक्ट करती है ना इन पे, रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगी, सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होगी। तो ये जो फोर्स रिपल्शन ये वाली हमारे पास आ रही है, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस पे एक्ट करती है। मतलब ये देखें, ये इस चार्ज का सेंटर है, ये इस चार्ज का सेंटर है। अब ये दरमियान में क्या है? लाइन हमने डाली हुई है जो डिस्टेंस को शो कर रही है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को शो कर रही है। अब ये नहीं होगा कि ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा तो ये Q2 रिपेल होकर इधर भी तो जा सकता है, ये Q2 रिपेल होकर इधर भी तो जा सकता है, या ये इसको रिपेल करेगा Q1 इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिपल्शन होगी लेकिन इसी लाइन के ऊपर होगी। मतलब ये चार्ज रिपेल होके ऐसे ही जाएगा, ये चार्ज रिपेल होके ऐसे ही जाएगा,
इस लाइन के अलोंग इस तरह से इसमें रिपल्शन होगी और कहीं नहीं जा सकते। तो फोर्स एक्ट करेगी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस के ऊपर। ओके हो गया, उसके अलोंग ये एक्ट करेगी। यहाँ तक ओके है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बातें हम करते हैं, ठीक है। देखो ये के क्या है, मैंने कहा कि ये के क्या है, ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और दूसरा हमारे पास डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम इस लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास के है ना, ये हमारे पास क्या है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है या सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसके एक ही वैल्यू डिपेंड करती है। अब देखो के क्या है, मैंने कहा ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन मीडियम कौन सा है। क्या ये दो चार्जेस वाटर के अंदर पड़े हुए हैं, क्या ये दो चार्जेस के दरमियान कोई ग्लास वगैरह पड़ा हुआ है, क्या दो चार्जेस स्पेस में है, क्या दो चार्जेस एयर के अंदर हैं। भाई ये दो चार्जेस पड़े हुए कहाँ पर है, तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके हो गया, कैसे डिपेंड करता है वो आगे चल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं रेज कर रहा हूँ कि ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, के क्या है। के की सारी कहानी के की है, सारी कहानी के की है, के की। अच्छा के की कहानी क्या है, देखो के की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा के की वैल्यू कितनी होती है वो तो बाद में जाके देखते हैं, पहले एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। हम इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। अच्छा नॉट का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे पास कहलाता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे, जस्ट ध्यान इधर करना है। ये हमारे पास होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी। अच्छा परमिटिविटी क्या होती है क्या नहीं होता वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये शो करता है कि किस मीडियम में दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं, फ्री स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, वैक्यूम या एयर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू तकरीबन सेम ही होती है, तो ये इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा नॉट का मतलब है नथिंग, मतलब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम के अंदर है ना, दोनों चार्जेस वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं, तो फिर हम लगाएंगे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब नथिंग, कि कोई मीडियम वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ये वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पर कंप्लीट डिस्कस अभी हम करेंगे, ठीक है। पहले जस्ट इनकी उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और हमारे पास इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी वो चीज़ देख लेते हैं। इसकी यूनिट हमारे पास होती है कूलन स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलन स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे यूनिट आती है कैसे नहीं आती वो भी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। पहले इस के की वैल्यू देख लेते हैं। देखो इस के की वैल्यू कितनी है वो चीज़ देखते हैं। के इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो क्या आती है, 1/4 पाई इंटू क्या हमारे पास आएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, 10⁻⁻12 है ना, तो ऊपर जाकर ये हमारे पास 10⁻+12 बन सकता है। तो 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू आगे क्या है 8.85 और 10⁻⁻12 था ना, ऊपर जाके क्या बन सकता है 10⁻+12 बन सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास इसको जब हम डिवाइड करें क्या आएगा, 1/4 पाई को 8.85 से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 111.234 समथिंग, लेकिन मैं जस्ट 111 लिख रहा हूँ।
और यहाँ पर इंटू 10 टू रेज पावर 12 आ गया, ठीक है। जब 1 डिवाइडेड बाय 111 करेंगे तो ये हमारे पास आता है तकरीबन 0.009 इंटू 10 टू रेज पावर 12। और जब पॉइंट को हम इधर ट्रैवल करके इधर ट्रैवल करेंगे और इधर ट्रैवल करेंगे, मतलब यहाँ पर ले आएंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा 9.0 इंटू 10 टू रेज पावर -3, ठीक है। और इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और ये क्या है +12 है, तो +12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9। तो k की वैल्यू कितनी आती है 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9। ओके हो गया। चाहे तो इसको नोट कर लें, चाहे तो इसको रट्टा मार के याद कर लें, ये सारे काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं रेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ लिखूँगा कि यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आती है, देखो। और ये भी मैं रेस कर रहा हूँ, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हमारे पास होती है k इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन। यहाँ पर देखो पहले इसकी बल्कि बताते हैं इसको यूनिट आई कैसे है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये k की वैल्यू है और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर एप्सिलॉन नॉट में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में मतलब आज की तारीख पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, कूलम्स लॉ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट कैसे आई है, यूनिट कैसे आई है वो चीज़ देखते हैं। देखो यूनिट के लिए ना, देखो हमारे पास फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्केयर। K को इधर ही रहने दो, R स्केयर को उधर मल्टीप्लाई करा दो, F R स्केयर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, Q1 Q2। तो K की यूनिट कितनी आएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R की मीटर, क्योंकि स्केयर है तो मीटर स्केयर, और ये Q1 की चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो K की जो हमारे पास यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो वही आई है K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास यूनिट कैसे आती है, देखो इस फार्मूले से देखो, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को उठाकर उधर ले जाऊं तो जस्ट इधर में ध्यान करना है 1/4 पाई, और जाहिर सी बात है F नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F R स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, Q1 इंटू Q2, ये हमारे पास कूलम स्क्वायर आ जाएगा, फोर्स की आएगी न्यूटन और R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट की है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया, तो यहाँ तक तो जो हमारी बुकी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। अब हम ज़रा मेन अपने बातों पे आते हैं कि जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ठीक है, ये तो काफ़ी सारे बच्चों को पता होती है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की, उसके बाद हम देखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, ये क्या बात है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, देखो वर्ड परमिटिविटी परमिट से निकला है। अच्छा, कौन किसको परमिट कर रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, इसका मतलब है कि अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमारे पास परमिटिविटी है, ठीक है, अगर जस्ट एप्सिलॉन लिखें तो वो हमारे पास परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, किसी भी जो मीडियम है, ठीक है, उसकी अगर वो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान उतनी कम होगी। अच्छा, अब ये बात क्या है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है, क्या होती है ये परमिटिविटी, कौन किसको परमिट कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, इसकी पहले देखें डेफिनेशन। परमिटिविटी ऑफ, या आप इससे करें कि परमिटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट permits its own field to decrease interaction field between two charges या between charges। है सची, ये क्या जंतर मंतर लिखते जा रहे हैं। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है? ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड को परमिट करता है टू डिक्रीज इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन फील्ड है उसको कम कर दे। अब गौर से सुनना है, देखो हमारे पास है दो चार्जेस है, गौर से सुनना है, दो हमारे पास चार्जेस है। अब इन चार्जेस के दरमियान भी तो कोई मीडियम है। अब मान लो ये हमारे पास इस दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है? मीडियम एयर है। अब एयर की भी आपने कोई फील्ड होगी कि एयर के अंदर भी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं, तो कोई हमारे पास मीडियम अपनी फील्ड को कितना परमिट करता है कि जाओ और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन की फील्ड को कम कर दो, जिसकी वजह से इन दोनों में फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ना मान लो चार्ज है हमारे पास Q1 और ये हमारे पास है Q2 और ये इनके दो दरमियान क्या है? इंटरेक्शन की फील्ड है। मतलब ये इस फील्ड की वजह से क्या करें? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मीडियम क्या करेगा? ज़ाहिर जिस मीडियम के अंदर ये पड़े हुए हैं वो मीडियम अपनी फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ और इनके दरमियान फोर्स को कम कर दो, इनके दरमियान फोर्स को कम कर दो। अब गौर से सुना, मैं कहने के वाला हूँ, इसका मतलब क्या है? देखो मैं कह रहा हूँ ये दो चार्जेस है, इसे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ध्यान इधर करना है। मैं कह रहा हूँ ये दो चार्जेस हैं और वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं। अब वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो क्या फील्ड बीच में आएगी? तो इस वजह से वैक्यूम के अंदर, क्योंकि उसकी अपनी कोई फील्ड इतनी कोई ख़ास नहीं होती जिसकी वजह से वो इन दोनों के दरमियान फोर्स को कम कर सके, इस वजह से ये दोनों चार्जेस वैक्यूम के अंदर ऐसे मिलेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो वैक्यूम के अंदर ऐसे मिलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लो इनके दरमियान में ना मैंने कोई ग्लास रख दिया। अब ग्लास में तो पार्टिकल्स वगैरह हैं, ग्लास में तो जो हमारे पास है उसकी, उन पार्टिकल्स की, उनकी अपनी भी कोई फील्ड होगी। अब जब मैंने इन दोनों के दरमियान में ग्लास को रख दिया है, अब इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है? ग्लास है। तो ग्लास क्या करेगा? अपनी फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन की फील्ड है उसको कम कर दो, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी। तो अब जो ये पहले ऐसे अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ऐसे। अच्छा, अट्रैक्ट आप भी कर रहे हैं लेकिन फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लास ने अपनी फील्ड को परमिट किया है कि जाओ इन दोनों के दरमियान फोर्स को कम कर दो। अच्छा, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान वाटर है, या मान लो ये दोनों चार्जेस वाटर के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब अगर तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान वाटर हो तो वाटर की परमिटिविटी ग्लास से कहीं ज़्यादा होती है। वाटर अपनी फील्ड को और ज़्यादा परमिट करेगा कि जाओ और इन दो चार्जेस के दरमियान फील्ड को कम कर दो। तो वाटर अपनी फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ इन दो चार्जेस के दरमियान फील्ड को कम कर दो। अब ये दोनों चार्जेस जो वैक्यूम में ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे, ग्लास में ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे, जब वाटर में आएंगे तो कि वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी फील्ड को ज़्यादा परमिट करता है दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम करने के लिए। तो अब ये चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे लेकिन ऐसे, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कम नहीं होगी। इस वजह से हम कहते हैं जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, जितना कोई मीडियम अपनी फील्ड को ज़्यादा परमिट करेगा, उतनी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी। ओके हो गया? तो इससे देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो किस मीडियम में फिर लगेगी? जिसकी परमिटिविटी सबसे ज़्यादा कम है। अगर आपको कहा जाए ग्लास, वाटर और वैक्यूम,
इन तीनों में सबसे कम परमिटिविटी किसकी है? तो आप कहोगे सर वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है, वो अपनी फील्ड को सबसे कम परमिट करता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब है कि फोर्स इन वैक्यूम दो चार्जेस के दरमियान में वो ऑलवेज ग्रेटर होगी फोर्स इन मीडियम, किसी और मीडियम में। इससे हमें पता चला कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर मीडियम्स। तो वैक्यूम में फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है दो चार्जेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वैक्यूम, वो हमारे पास लेस देन होती है किसी भी मीडियम से। तो इसकी वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम, लिहाजा इसमें तो दो चार्ज में फोर्स लगेगी वो सबसे ज़्यादा होगी। डन हो गया। तो ये हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज इंट्रैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। उनके दरमियान इंट्रैक्शन फील्ड को कम कर दे, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव परमिटिविटी तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रेज करने वाला हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर के अलावा कोई और मीडियम हो, ठीक है। हमारे पास क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव हलवा कर देंगे इंशाल्लाह। रिलेटिव परमिटिविटी, और भी अभी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। अच्छा, ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, अगर तो वैक्यूम है या हमारे पास एयर है तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो परमिटिविटी की वैल्यू है ना वो वैक्यूम और एयर में तकरीबन सेम होती है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट तकरीबन सेम होती है। तो वैक्यूम और एयर दोनों के लिए हम परमिटिविटी या फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। ओके हो गया। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, और ये यूज़ होगी जब भी हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और हो। गिलास हो सकता है, माइका हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई और मीडियम हो। तो फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं फार्मूले में क्या चेंजिंग आएगी, उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी को देखते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास है वैक्यूम के लिए, ये फोर्स क्या है? वैक्यूम के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास कोई मीडियम हो, फोर्स इन मीडियम हम देख रहे हैं, मतलब कोई भी मीडियम, तो हम यूज़ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसमें इजाफा कर देंगे एप्सिलॉन आर का। क्यों? अब हमारे पास जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई और मीडियम है। ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, वुड हो सकता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्जेस में मीडियम वैक्यूम एयर के अलावा कोई और है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या है? ये तो फोर्स इन वैक्यूम है, ठीक है। तो फिर इसकी जगह मैं F वैक्यूम लिख दूंगा। तो F मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F वैक्यूम इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम और डिवाइडेड बाय F फोर्स इन किसी भी मीडियम के अंदर। ये हमारे पास एप्सिलॉन आर निकालने का तरीका है। अब देखते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखे। मज़े की डेफिनेशन है, मज़े का कंसेप्ट है, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी नहीं आपको भूलेगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें कि हाउ मैनी टाइम्स
द परमिटिविटी, हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी is greater, permittivity, how many times the permittivity of medium is greater than permittivity of air या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम है। अब इसमें होता यह है कि हमारे पास ना रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब हम इसको ना किसी चीज़ से रिलेट करेंगे, तो हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट करते हैं जो हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। जैसे ना बेहतरीन आपको मज़े की एग्जांपल देने वाला हूँ, बस आपने वो याद रखनी है, ठीक है। इसी को आप कहते हैं इस कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इस कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा देखिए, मान ले हमारे पास, गौर से देखना है, मान लें हमारे पास ना जो ग्लास की परमिटिविटी है कि ग्लास अपनी फील्ड को कितना परमिट करता है, एप्सिलॉन नॉट किसका, ग्लास का, एप्सिलॉन किसका, ग्लास का, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट किसका, वैक्यूम का। तो वैक्यूम से या एयर से हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम किसके लेते हैं, एप्सिलॉन किसका, वाटर का, ठीक है। अच्छा एक्चुअल वैल्यू भी इसी लेक्चर में आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी जो इनकी वैल्यू मैं लेने वाला हूँ मैं अपने पास से लेने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मान लो जो वैक्यूम की परमिटिविटी है ना, वैसे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मान ले मैं कह रहा हूँ उसकी परमिटिविटी है 3, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है, 3 है। ग्लास की परमिटिविटी मान लें 6 है, वाटर की परमिटिविटी मान लें 9 है, और मान लें जो माइका है, ठीक है, जस्ट इमेजिन उसकी परमिटिविटी मान लें 5 है और 15 है, ओके हो गया। वैक्यूम की परमिटिविटी 3, ग्लास की परमिटिविटी 6, वाटर की परमिटिविटी 9 और माइका की परमिटिविटी 15 है। अब जहन में सोचने में आता है, अब सारे जो मीडियम्स होते हैं ना उनकी परमिटिविटी अपनी अपनी होती है। अब माइंड में सोचने में आता है कि कौन याद करता फिरे कि फलाने की परमिटिविटी क्या है, फलां की परमिटिविटी क्या है, फलां की परमिटिविटी क्या है। तो उसके लिए उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट कैसे निकाला वो चीज़ देखो। हमें जस्ट ना इसको याद रखना है, हमें क्या करना है, इसको याद रखना है सिर्फ कि वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है 3। एक्चुअली मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने पास से ये गलत वैल्यूज़ है, एक्चुअली समझ लेनी, बाद में असल वैल्यूज़ भी बताऊँगा। अच्छा ग्लास की बजाय ये कि हम उसकी याद करें, ग्लास की परमिटिविटी 6 है, हम कहेंगे कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 2 और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है 3 और माइका की रिलेटिव परमिटिविटी है 5। अब ये क्या है, अब वो कहता है कि ये वाली वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैं पहले देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नज़र कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। देखो अच्छा यहाँ पर देखो, इन सारी ग्लास की, वाटर की और माइका की, इनकी परमिटिविटी को ना मैं वैक्यूम से रिलेट करूँगा, मैं वैक्यूम से कंपेयर करूँगा। तो मुझे सिर्फ वैक्यूम की परमिटिविटी याद रखने की ज़रूरत है और बाकियों की रिलेटिव परमिटिविटी याद रख लो। अच्छा ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2, इसका मतलब है वैक्यूम से इसकी परमिटिविटी 2 गुना ज़्यादा है, ओके हो गया। इसकी 3 है ना, इसकी 6 है। अच्छा वाटर की परमिटिविटी है 9 और रिलेटिव परमिटिविटी मैंने इसकी 3 लिख दी, इसका मतलब है कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 3 है, इसका मतलब है कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसकी 3 थी ना, इसकी 9 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा माइका की परमिटिविटी है 15, मैं क्यों 15 याद रखूं, मैं याद रखूंगा कि माइका की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, इसका मतलब है माइका की परमिटिविटी
वैक्यूम से 5 गुना ज़्यादा है। इसकी 3 है, इसकी रिलेटिव 5 है, तो 5 3 आर 15, तो माइका की 15 है, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। रिलेटिव परमिटिविटी का 5 का मतलब है कि वैक्यूम से 5 गुना ज़्यादा है। तो बजाय ये कि आप डिफरेंट मीडियम्स की परमिटिविटी याद रखो, आप रिलेटिव परमिटिविटी क्यों नहीं याद रखते? रिलेटिव परमिटिविटी जस्ट याद रख लो, तो उसको देख के आप बता सकते हो कि जिस मीडियम की आप परमिटिविटी देख रहे हो, अगर आपको उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि इसकी परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी ज़्यादा है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 10 लिखी हुई है किसी भी मटेरियल की, इसका मतलब है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, उस मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम से 10 गुना ज़्यादा है। तो फिर रिलेटिव वाला ये काम आसान ही, बजाय हम ये करें तो हम ना सिर्फ ये चीज़ें याद रख लेते हैं। वैक्यूम की 3 है, ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, ठीक है। तो इसी से ये डेफिनेशन निकली है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसी में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलते हैं। आई थिंक होप सो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपके ना कूलम्स लॉ जहाँ पर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर साइड पे ना एक टेबल भी बना हुआ है जहाँ पर सबकी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है। आई थिंक वैक्यूम की 1 लिखी हुई है क्योंकि उसको आपने से कंपेयर कर रहे हैं। एयर की कोई 1.006 आई थिंक लिखी हुई है, इसी तरह ग्लास की लिखी हुई है। और वैसे आपको जस्ट बता देते हैं, देखो एप्सिलॉन पता क्या होता है? एप्सिलॉन मीडियम ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन वैक्यूम या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो इस फार्मूले को याद रखो, बस इस फार्मूले को ठीक है। अब जो ग्लास की है ना, ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी वो तकरीबन आती है 7, ठीक है। 5 से 10 के दरमियान में होती है मान लो, लेकिन वो 7 है, ये एक्चुअल वैल्यूज में बता रहा हूँ। उसके बाद जो वाटर की आती है ना, वाटर की आती है तकरीबन 80 या 81, कुछ बुक्स में 80 लिखा है, कुछ में 81 लिखी है। वैसे 80.4 80.5 समथिंग आती है, लेकिन हम इसको 81 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें निकाल दिए ना मीडियम में, हमारे पास कौन सा है? वाटर है। ये रिलेटिव परमिटिविटीज़ हैं इनकी, वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी और ग्लास के लिए हमारे पास क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? ग्लास की। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की। अच्छा, अगर मैं वाटर के लिए निकालना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो मीडियम कौन सा है? वाटर। एप्सिलॉन आर उसका कितना है? 81 है, तो यहाँ पर लिख दो 81। और आगे क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की परमिटिविटी जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है उससे 81 टाइम्स ग्रेटर है। तो एप्सिलॉन आर की जगह मैंने क्या लिखा? 81। अब 81 को मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10⁻12 से। अब जो भी आंसर आए वो हमारे पास होगी परमिटिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। जब ग्लास की बात करेंगे तो 81 की जगह 7 लिख देना है, सही है। तो इस तरह हम डिफरेंट की निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ओके हो गया, ओके हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर देखो जितनी हमारे पास एप्सिलॉन आर है ना, जितना एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस है उस मीडियम के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी? उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मीडियम के साथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसमें बताने वाली बात एक आखिरी बात और बता देते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन एंजॉय किया करें इन चीज़ों को। अच्छा, वाटर की परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव परमिटिविटी वो तो 81 है, तो यहाँ पर पुट कर दो 81। तो F वाटर इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। अच्छा, 81 को अगर मैं इधर उठा के ले आऊँ तो F वैक्यूम इज इक्वल टू 81 इंटू F वाटर, सही है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या है कि हमारे पास जो वैक्यूम में 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स है
जो वैक्यूम के अंदर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो हमारे पास वाटर के अंदर जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है उससे 81 टाइम्स ग्रेटर होगी। मतलब वैक्यूम के अंदर जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर से कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा होगी? 81 टाइम्स ज़्यादा होगी। और ऊपर वाले फार्मूले को देखिए, एफ वाटर इज इक्वल टू वैक्यूम डिवाइडेड बाई 81। इसका मतलब है कि वैक्यूम की निस्बत जो वाटर में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी वो वैक्यूम की निस्बत 81 टाइम्स कम होगी। एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई 81 आ रहा है, तो वैक्यूम से अगर कंपेयर करें तो 81 टाइम्स कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किसमें? अगर दो चार्जेस वाटर के अंदर पड़े हुए हों तो, ठीक है, अगर मीडियम वाटर हो तो इस फार्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, बातें लंबी हो जाएंगी, एग्जांपल्स और ढेर सारी हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम वैसे तो बहुत सारी ढेर सारी 99, 95, 90% तकरीबन बता दी हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हमसे क्या इरशाद फरमाती हैं, हम क्या चीज़ रेज़ करें, हम क्या चीज़ रेज़ करें, हम क्या चीज़ रेज़ करें। हम ये चीज़ रेज़ करते हैं। ठीक है, याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, एक बार बस हर दफ़ा याद रखनी है, हर दफ़ा याद रखनी है कि एप्सिलॉन जो वैक्यूम के लिए होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो हमेशा कम होगी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से। और जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी वो वैक्यूम के अंदर हमेशा ग्रेटर होगी किसी भी मीडियम में जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी उसे अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा दो चार्जेस के दरमियान फोर्स किस मीडियम में लगेगी, तो आप कहोगे वैक्यूम के अंदर। ओके हो गया, तो वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें कोई भी बात बताने वाली नहीं है। एप्सिलॉन आर निकालते हैं एफ वैक्यूम डिवाइडेड एफ मीडियम से, और एक वो फार्मूला याद रखें, एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। ओके हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, वेक्टर फॉर्म, ये तो सारे मैग्नीट्यूड देख रहे थे ना, कहीं पर मैंने फोर्स के ऊपर एरो डाला हो, वेक्टर का निशान डाला हो? नहीं, क्योंकि हम फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। अब हम देखते हैं फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या हो गई। सही है, तो देखो मैं कह रहा हूँ, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, किस तरफ? इस तरफ। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब कई बच्चों को यही नहीं समझ आता कि F21 क्यों लिखते हैं। देखो पहले मैंने 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, तो जिस पे फोर्स लग रही होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो फोर्स लगा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 2 पे फोर्स लग रही है तो Q2 पहले लिख दिया, 2 पहले लिख दिया। Q1 4 लगा रहा है तो 1 को बाद में लिख दिया। तो इस वजह से ये फोर्स बन गई F21। ये क्या फोर्स बन गई? F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या आएगा वो चीज़ देखते हैं। रिलेशन हमारे पास आता है F21, वेक्टर फॉर्म हम देखिए। अब हम ऊपर वेक्टर डालेंगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K किधर गया? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, और यहाँ पर आएगा R यूनिट वेक्टर, कौन सा? R21, क्योंकि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये होगी डायरेक्शन। तो वेक्टर के लिए दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो R21 शो कर रहा है कि 2 से 1 की तरफ, मतलब कि इस तरफ इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है R21। मतलब ये यूनिट वेक्टर होता है कि जिसके मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ डायरेक्शन के लिए वो स्पेसिफाई किया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। सही है, तो ये हमारे पास है F21। सही है। अच्छा, अब सिर्फ Q1 Q2 पे फोर्स तो नहीं लगा रहा, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब Q1 Q2 को कहता है कि जाओ उधर, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। ये सॉरी बताना भूल गया। Q2 Q1 को कहता है तू इधर जा, मतलब ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है।
तो अब Q2 जो Q1 पे लगा रहा है वो चीज़ देखते हैं, Q1 Q2 और दोनों के दरमियान डिस्टेंस R। अब Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो होगी F12 और मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो अब ये इस तरफ इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। ये फोर्स की डायरेक्शन है कि Q2 पे आप फोर्स, Q1 पे फोर्स इस तरफ लग रही है। एक्चुअल में ना ये ऐसे लग रही है, F21 इधर लग रही है और F12 इधर लग रही है। मैंने जस्ट समझाने के लिए दोनों को अलग अलग बना दिया है, सही है। तो F12 अब हम निकालेंगे, तो F12 इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और R12। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म इसके, ठीक हो गया। और यहीं से एक और चीज़ बताते हैं, उसके बाद जो है ना हम यहीं से कुछ MD-CAT के और कुछ BS से रिलेटेड आप देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ बस रह गई है FSC लेवल तक, जो FSC के स्टूडेंट्स हैं बस वो चीज़ देख के यहाँ से भाग सकते हैं। कोशिश करें कि ना भागें, अच्छी चीज़ है, आगे भी बताने वाले हैं। देखो ये इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और यहाँ पर जो R12 यूनिट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर होता ही ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है कि R12 ये जो यूनिट वेक्टर है वो R21 से अपोजिट है डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप लगा दो एक अदद माइनस का साइन कि R12 इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। अब चाहे तो इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ R या इसमें F12 है ना, ये पहले लिखो, यही फार्मूला मैं एज इट इज इधर लिखने वाला हूँ। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और यहाँ पर क्या था R12। देखो R12 यूनिट वेक्टर की जगह मैं माइनस R21 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और माइनस R21। माइनस का साइन अगर बाहर ले आए तो F12 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और R21 और ऊपर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ तो हमारे पास F21 नहीं है, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर R21। तो K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर R21। तो यहाँ पर फिर मैं इसकी जगह F21 ना लिख दूँ, ओके हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है कि दोनों जो फोर्सेस हैं, Q1 जो Q2 पे लगा रहा है और Q2 जो Q1 पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। याद रहेगा, ओके हो गया। तो यहाँ तक था FSC के लिए। FSC वाले चाहें तो गायब हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ना थोड़ा सा MD-CAT की रिस्पेक्ट से ना कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। टोटल आई थिंक 5 या 7 मिनट और लगेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फोर्स, अच्छा देखो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। मैं ना ये दो फार्मूले उठाने वाला हूँ। मान लो Q1 4 है और Q2 क्या है, 2 है, ठीक है। अब 4 2 कितना होगा, 8, ठीक है। इसका मतलब है कि जो चार्ज 2 पे फोर्स लग रही है, जो 1 लगा रहा है, उसमें Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब दोनों के देखो मैग्नीट्यूड अलग है, इसका 4 है इसका 2 है, लेकिन अगर मैं Q1 को 2 कर दूं और Q2 को, ये इसको इसी तरह रहने दो, Q1 कितना है 4 और Q2 कितना है 2 है। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q2 पे फोर्स लग रही थी, Q1 लगा रहा था, Q2 पे फोर्स लग रही थी, Q1 लगा रहा था, तब भी इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया है, 8 आया। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी। देखो किस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, F12 है, इसका मतलब है Q1 पे फोर्स लग रही है और Q2 लगा रहा है,
फिर भी देखें 4 2 ज़ार कितना आता है 8। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर Q1 बड़ा है Q2 छोटा है, तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ Q1 Q2 पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, भले Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यही तो मज़े की बात है। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है Q1 और Q2 के। हाँ, अगर ये फोर्स तब इक्वल ना होती अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 होती। अगर इस तरह से होता ना तो फिर ये काम ना होता, लेकिन क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो चाहे Q1 बड़ा हो या Q2 बड़ा हो, दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना वो एक जैसी लगाएंगे। ओके हो गया? अच्छा, लेकिन एक फ़र्क होगा अगर मान लो ये चार्ज 4 कूलम का है, ये चार्ज हमारे पास 2 कूलम का है, तो जितनी ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उतनी ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अगर दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन की फोर्स जितनी ये लगाएगा उतनी ही ये लगाएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ पता क्या होगा, ये चार्ज बड़ा है तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो 2 कूलम वाला चार्ज है वो 4 कूलम वाले की तरफ आएगा। जो 2 कूलम वाला चार्ज है अट्रैक्ट होके अगर दोनों अपोजिट हैं तो जो 2 कूलम वाला चार्ज है वो 4 कूलम की तरफ आएगा, क्योंकि 4 कूलम वाले का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ओके हो गया? लेकिन ये जितनी फोर्स इस पे लगा रहा है ये उतनी फोर्स इस पे लगा रहा है। ठीक है? तो अक्सर आता है कि जो फोर्सेस की रेशियो होती है वो दोनों चार्जेस के जो फोर्सेस उन पे लग रही हैं, जो उनके ऊपर फोर्सेस हैं उनकी रेशियो कितनी है, तो हमेशा 1:1 ये वाला आप ऑप्शन MCQs में आपने हमेशा सेलेक्ट करना है। ठीक है? क्योंकि हम म्यूचुअल फोर्स किस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? और जो Q जितनी Q1 लगा रहा है उतनी Q2 लगा रहा है। ओके हो गया? और बहुत सारे MCQ जिसमें एक ऐसे ही बंदे कि Q1 Q2 बाय R², अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 2R हो जाए तो फिर हमारे पास बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। मतलब डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, F' = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की जगह 2R लिखेंगे, तो 2R का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 4R²। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4R², तो ये हमारे पास क्या है, ये तो सिंपल F है ये वाला, तो F' = F डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो फोर्स होगी वो 4 गुना कम हो जाएगी अगर हमारे पास डिस्टेंस 2R होता है, मतलब पहले से डबल हो जाता है। अगर ट्रिपल हो जाता है तो 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ओके हो गया? तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है? उसके बाद इसमें जो मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट आता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम ना। इसमें एक और भी चीज़ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स किसमें लगे भाई, फोर्स इन वैक्यूम वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी फोर्स इन कोई भी जो मीडियम है। उसके बाद जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो परमिटिविटी है, ठीक है, वैक्यूम की, वो हमेशा लेस देन होगी किसी भी मीडियम से, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो वैक्यूम की जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, वो हमारे पास ना मीडियम की, कोई भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ऑलवेज ग्रेटर, रिलेटिव परमिटिविटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे MCQs आ जाते हैं, और भी ढेर सारे बन सकते हैं, लेकिन जब आप उन MCQs को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो हमने लेक्चर दिया उसी के अंदर से आए हैं, तो इंशाल्लाह वो आप सारे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई सॉल्व ना हुआ आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हो। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज़ बताना रह गया था कि मैंने कहा था कि K की जो वैल्यू होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे किस तरह से डिपेंड करती है कि हमारे पास जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास SI यूनिट के अंदर K की वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम CGS में देखें, ठीक है, CGS में देखें तो जो K की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 आती है। ठीक है? CGS का मतलब क्या होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें K की वैल्यू 1 आती है। अब 1 किस तरह से आती है वो चीज़ देख लेते हैं। आपने ना इसी वैल्यू को उठा लेना है कि जो हमारे पास K की वैल्यू है वो कितनी आ रही है,
9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि CGS सिस्टम में जो 1 न्यूटन होता है वो इक्वल होता है 10⁵ डाइन के। ओके हो गया। और जो 1 मीटर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। और जो हमारे पास कूलम है, ठीक है, 1 कूलम। अच्छा, ऐसा यूनिट में जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, लेकिन जो CGS में चार्ज की यूनिट होती है वो स्टैट कूलम होती है। और 1 कूलम हमारे पास होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन्स पुट कर देना है, मीटर स्क्वायर की जगह, ठीक है, आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 1 मीटर इज इक्वल 10⁻² सेंटीमीटर। और कूलम की जगह जस्ट आपने पुट कर देना है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। सही है। अब होगा क्या कि वही K की वैल्यू ले लेनी है, कौन सी, ये वाली। तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ उसी तरह। ठीक है। अच्छा, अब इसमें न्यूटन की जगह आप क्या लिखोगे 10⁵ डाइन आप लिखोगे। ठीक है। और मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, ज़ाहिर है यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूटन भी हो गया, मीटर स्क्वायर भी हो गया, कूलम स्क्वायर। तो 1 कूलम किसके इक्वल आता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि कूलम स्क्वायर है तो स्टैट कूलम स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सही है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 10⁻⁵, ये क्या है 10⁻⁴ है, यानी ये 5 और 4 मिलकर 9 बनाएंगे, और ये 9 पहले से मौजूद है, तो 9 इंटू 10⁻18 बनेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10⁻18, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻9 कितना आएगा, ये भी हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे पास कितना आएगा 3 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर है, तो 9 इंटू 10⁻9 2 ज़ार 18, तो ये 18 और स्टैट कूलम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻18 इससे कट गया, तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, यहाँ पर K की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है। 9 इंटू 10⁻18, 9 इंटू 10⁻18 से कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय स्टैट कूलम का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। CGS में वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, K इज इक्वल टू 1 आती है। ठीक है। और जो हमारे पास SI में कितनी आती है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास आती है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कूलम्स लॉ। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।